पहले मोदी जी हम लोग परेशान रहते थे, पाकिस्तान से यहाँ आए मार के चले गए, यहाँ आए मार के चले गए, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। मुद्दा वो नहीं है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है, जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे कि कसाब को, यानी कसाब ने हमारे देशवासियों को नहीं मारा था, हमारे देशवासियों ने ही हमारे देशवासियों को मारा था। पाकिस्तान की फेवर में, कसाब की फेवर में, मेरे देश के एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही है, जब 26/11 हुई तब वो पावर में थे, उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए कि ये कोई पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है, बहुत दर्द होता है। मुझे मेरी वहां से खबर आए कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ठिकाना मारा। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूं जी, यहां वाले क्यों रोते मैं समझ नहीं रहा हूं। यहाँ वालों ने एक और ऐसी बात कही थी, जब राम मंदिर बन के तैयार होने वाला था तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मिडिल ईस्ट, अब जैसे आर्टिकल 370 जब वापस लिया तो आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि ये मिडिल ईस्ट के देश नाराज हो जाएंगे, कोई अरब कंट्रीज हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारे 4 काम बंद कर देंगे? अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये जवाब मेरा शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, और शायद पहली बार मैं इस विषय को आपने मुझे ऐसी जगह पे छू लिया है कि शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आर्टिकुलेट करने की, क्योंकि एकदम से आपने पूछा है तो। लेकिन हमारे देश में जब भी कश्मीर की बात आती थी तो 70 साल तक इसको इंटरनेशनलाइज किया गया। दुनिया का हर देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करता था। थोड़ी बहुत अटल जी ने कोशिश की थी कि टेररिज्म को सेंटर पॉइंट लाए, लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया में, और इसलिए 370 के संबंध में भी ये स्वाभाविक था कि दुनिया कोई बहुत बड़ा नाराजगी व्यक्त करेगी। हुआ उल्टा। दुनिया ने जितने देशों को लोग मानते थे कि इन मुद्दों पर भारत पर वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, भारत को घेर सकते हैं, अधिकतम लोग मौन रहे। जिन्होंने कहा वो ये कहा कि ये उनका इंटरनल मामला है। दुर्भाग्य ये है कि अरब देश तो शांत रहे, दुनिया के सभी इस्लामिक देश शांत रहे, मेरे देश की कांग्रेस चू चू करती रही। ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी मानसिक विकृतियों से भरी पड़ी हुई इनकी सोच है दुनिया ने। और अच्छा, 370 के बाद मैं दुनिया के कई इस्लामिक देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी। 370 के बाद की घटना है, उनको जिंदा वापस लेके आ गए। उस समय मोदी जी, मैं बहुत सारे जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं उनके बयान सुनता था। जब के बाद मैं दुनिया के कई इस्लामिक देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी। 370 के बाद की घटना है, उनको जिंदा वापस लेके आ गए। उस समय मोदी जी, मैं बहुत सारे जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं उनके बयान सुनता था। जब कतर में हमारे लोगों को फांसी की सज़ा हो गई, वो जेल में थे, ओवैसी ने कहा, अरे मोदी जी तो कहते थे उनके बड़े संबंध हैं, क्या हुआ? अरे ये तो विश्वगुरु बनते थे, क्या हुआ? किसने कहा कि कतर, मोदी जी कहते थे इज़ माई सेकेंड होम, अब
कुछ नहीं कर पा रहे। या तो उन्होंने मोदी का पूरा स्टडी नहीं किया है, या तो वो मोदी की बात आई उस समय मीडिया में जाएंगे तो थोड़ी जगह मिल जाएगी इसलिए चले जाते हैं। क्योंकि मोदी एक ऐसी ब्रांड है जिसके कारण तो गाली देने से भी उसको स्पेस मिल जाता है, और इसलिए लोग मौका ढूंढते हैं, यार गाली किसी और को देने से क्या फायदा है, मोदी को देंगे तो। और इसलिए जल्दबाजी, उनको पता होना चाहिए कि यार कुछ तो होगा, ये कुछ तो चलता होगा, बोलता नहीं है कुछ करेगा, ये इनको समझ होनी चाहिए जी। अब इतने साल हो गए, अब मेरा और मेरे कोई सीक्रेट कुछ नहीं है, ओपन है जी। कोई ढंग से बराबर स्टडी करे, मीडिया के लोग भी नहीं करते जी, माफ करना। ढंग से स्टडी करे तो वो कह सकता है ये हुआ है ना, देखिए 3 दिन के बाद मोदी ये कदम उठाएगा, 5 दिन के बाद ये उठाएगा, 7 आप तय कर सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी नहीं, क्योंकि आपने एक बनी बनाई परसेप्शन में जीना चाहते हो, उसी को फैलाओ और उसके अनुकूल कुछ एनेक्डोट मिल जाए तो ढूंढते रहते हो। इसके कारण सारे के सारे लोग फेल हो जाते हैं। इस बार भी उनको लगता था कि 400 पार, आखिरकार स्थिति क्या हुई? इन सबको कहना ये पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कह, मैं इजराइल जा रहा था तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो इस दुनिया में बड़े हुए हैं, मुझे एडवाइस करते थे कि साहब इजराइल जाते हैं तो पैलेस्टाइन जाना ही चाहिए। भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ यही है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर गए तो शाम को इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। ये ऐसी साइकी बनी हुई है जी। तो मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूंगा, इजराइल से अकेला जाऊंगा, इजराइल से वापस आऊंगा, मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने ये कहा कि मैं पैलेस्टाइन भी जाऊंगा तो सीधा पैलेस्टाइन जाऊंगा और वापस आऊंगा। मैं ये क्लब करके हमारे देश के सेकुलरिज्म की जो विकृतियां हैं, मैं उसका शिकार नहीं होने वाला हूं। और देश की आज़ादी के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इजराइल गया, शान से कार्यक्रम किए, तब वापिस आया। 2-3 महीने के बाद मेरा पैलेस्टाइन का कार्यक्रम बना, तो मैं सीधा पैलेस्टाइन गया। तो वहाँ पर जाते समय लॉजिस्टिक प्रॉब्लम था, मुझे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी। मैं जॉर्डन से जाने वाला था, तो जॉर्डन के किंग जो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है, जॉर्डन के किंग मोहम्मद पैगंबर साहब के डायरेक्ट वारिस है। उनको पता चला कि मैं ऐसे ही वहाँ से पास हो रहा हूँ। उनका जी नहीं, मैं अपना कार्यक्रम बदल करके जॉर्डन वापस आऊँगा, आप मेरे आइए, हम बैठेंगे और आपको हेलीकॉप्टर आपके देश से लाने की जरूरत है, मेरे हेलीकॉप्टर में जाएंगे और पूरी यात्रा में मेरी व्यवस्था रहेगी। जॉर्डन के किंग एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कुछ दिन पहले इजराइल जाके आया हुआ है। इतना ही नहीं, मैं जॉर्डन के किंग का हेलीकॉप्टर में जब जा रहा था पैलेस्टाइन, तो इजराइल के 6 विमान उनके एयरफोर्स के, वो उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे। और मुझे, यानी जॉर्डन सम्मान दे रहा है, मुझे इजराइल सम्मान दे, और मैं जा रहा था पैलेस्टाइन, वो इजराइल को मालूम था, फिर भी वो मेरा सम्मान कर रहे थे। जब मैं मेरा कहता हूं, मैंने मोदी की बात नहीं कहता हूं, मेरे देश की बात कर रहा हूं। और जब पैलेस्टाइन गया तो उतना ही सम्मान दिया गया मुझे पैलेस्टाइन में जितना कि इजराइल में। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, और मैं बताता हूं सेंट्रल एशिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। आपने देखा होगा कल अफगानिस्तान के तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होते होते बच गया है। ऐसी संकट की घड़ी में भी ये दुर्भाग्य है कि
वहाँ के राष्ट्रपति जी, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको हमें खोना पड़ा। और मिस्टर रईस जो जिनका अभी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उनकी पत्नी भी हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ उसका बहुत अच्छा निकट संबंध है। हमें भी अजीब लगता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जैसा ताकतवर व्यक्ति G7 में आपको ढूंढते ढूंढते आ रहा है, कहाँ गए मोदी जी? ये बात सही है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरे संबंध बहुत नज़दीकी हैं, खुलेपन के हैं। हर किसी से मेरी ऑफिशियल बातचीत के अलावा इनफॉर्मल बातचीत का दौरा बहुत होता है, मेरे टेलीफोन कॉल्स भी बहुत होते हैं। और मैं इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं करता जी। बादल होंगे तो बारिश होगा वगैरह ऐसी बातें मैं नहीं करता जी। बारिश होगा तो मैं कहूँगा हाँ होगा, नहीं होगा तो मैं कहूँगा नहीं होगा। यानी ब्लैक एंड वाइट में मेरी बात रहती है। और दुनिया इसे पसंद करती है। दुनिया गोलमोल चीज़ों के बजाय, उनको पता है, जैसे मैं रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को, दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है मेरे देश के लोगों पर न पड़े, तो मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं लूँगा, क्योंकि मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूँ। कोई मेरी तारीफ करे के लिए मैं थोड़ा पैदा हुआ। लोगों ने मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। और हमने कारोबार चालू रखा, आज हमारे देश को हम बचा पाए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम राष्ट्रपति पुतिन के साथ चेयर पर बैठ करके टीवी के सामने मैं कह सकता हूं कि ये युद्ध का समय नहीं है। और इसलिए दुनिया मेरे विषय में दुविधा में नहीं है, और उसको लगता है ये हिंदुस्तान का मिजाज है जो मोदी बोल रहा है। लेकिन मोदी जी, पहले भी हमारे नेता जाते थे और बड़े बड़े नाम वाले नेता जाते थे। या तो आप अमेरिका के साथ रहेंगे या रशिया के साथ रहेंगे, ये बोलोगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा तो ये नाराज हो जाएगा। हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना करके रहते हैं। दूरी बनाना ये मानदंड था, मैंने आकर के इसको बदला। हम दुनिया से जितनी हो सके उतनी नजदीकी करेंगे। डिस्टेंस वाला शब्द ही मैंने निकाल दिया। इससे क्या हुआ कि किसी को लगता है अच्छा वो मिस्टर ए आगे गया, तो बी को लगता है यार मैं रह गया तो वो भी आगे आता है। फिर इधर से सी को लगा कि मोदी के पास वो तो पहुंच गया, यार मैं रह गया, तो इधर वाला डी आता है। तो सब लोगों की अब लगता है कि हिंदुस्तान के पास जाना चाहिए, और ग्लोबली कंपटीशन है हिंदुस्तान के निकट आने की। हमने विदेश विभाग ने पहले काम ऐसा किया कि दूरी बनाए रखो। क्यों? तो भाई हमारी चलेगी। आज मेरी स्थिति ये है, अब देखिए एक घटना मैं बताता हूं। मैं इजराइल जा रहा था, तो सभी ये जो, देखिए सरकारें तो पहले भी रही, ब्यूरोक्रेसी भी यही थी, सिस्टम भी यही थे, तो आपने ऐसा क्या बदल दिया कि अब ये सीधा पैसा जाता है, ये बूढ़ी माताएं इस तरह की बात कहती हैं? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो ज़्यादातर केंद्र की ही राजनीति का हिस्सा रहे हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जो राज्य में काम करके आए हैं, और जो आए हैं वो भी बहुत कम समय के लिए उनको अवसर मिला है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसको लंबे अरसे तक, लॉन्गेस्ट टेन्योर है मेरे स्टेट का, और एक अच्छे राज्य का लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया। और वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो काम करने वाला मुख्यमंत्री, यानी फाइलें खाली देखने वाला नहीं, बदलाव की विजन के साथ काम करने वाला। तो मेरे पास वो अनुभव है। तो एक तो उस अनुभव, और जैसे मैंने एक छोटा सा काम किया, शायद मैं पहली बार मीडिया के सामने बात बताता हूँ। मैं जब थोड़ा लंबा समय जाएगा तो जी बिल्कुल, आपके दर्शक बाद में तंग आ जाएंगे। नहीं ये तो देखिए, आप बताइए तंग आ जाएंगे। मैं दो अनुभव सुनाना चाहता हूँ, इससे आपको पता चले
कि काम कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। मैं अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा था 7 अक्टूबर को 2001 को। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैंने कभी पुलिस थाना नहीं देखा था, मुझे कुछ ये सरकार वर्कार कुछ समझ ही नहीं थी। इट्स अ फैक्ट ऑफ माई लाइफ। अचानक मुख्यमंत्री बना तो भूकंप था वहाँ, तो भूकंप के कुछ महीनों के बाद मुझे काम मिला। तो मैं सफर लेने के तुरंत बाद भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया, क्योंकि उस शताब्दी का दुनिया का एक बड़ा भूकंप माना जाता है। तो मैं देखा कि लोग को 7-8 महीने हो चुके थे भूकंप को, शिकायतें कर रहे थे, स्थितियाँ भी मुझे कोई नज़र नहीं आई बदलती। तो मैं देखा कि भी मैं वापस आया, मैंने मेरे अफसरों की मीटिंग ली। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई कैसे हैं, क्या है, आगे कैसे करेंगे भूकंप का। तो उन्होंने मुझे बताया सारा कि भाई मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में है ये जो फाइनेंशियल ईयर घुस गया है, देश उससे नहीं चलता है। मुझे पहली लड़ाई मेरी हुई। मैंने कहा तुम दिमाग में से फाइनेंशियल ईयर निकाल दीजिए, मार्च महीना निकाल दीजिए। 26 जनवरी जब 1 साल होगा, दुनिया भर का मीडिया कुछ कचबुझ में आएगा, उस दिन वो ये देखेगा, तब उसको ये तुम बॉल लेके मत खड़े रहना कि मार्च तक का हमारा योजना है। मुझे बताओ तुम दिसंबर एंड तक क्या करोगे, सारा प्रोग्राम प्रीपोन करो। तो अफसरों को लगा यार ये आदमी को कुछ समझ है। फिर मैंने कहा कोई शायद 43 ब्लॉक्स ऐसे थे जो भूकंपग्रस्त थे। तो मैंने अफसरों को कहा सभी सचिव एक ब्लॉक में जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे वो वहीं रहेगा भूकंपग्रस्त इलाके में। मंडे को 2 शाम को मैं मीटिंग लूँगा रिव्यू की, और जो ब्लॉक में आप जाएंगे आप ये मान के चलिए कि आप उस ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर हैं, आप ही चीफ मिनिस्टर हैं, करके आओ। मैंने कहा अब ये गए, वापिस आए, मैंने मीटिंग ली। बोले साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? ये बोले हमारा नियम ऐसा है। मैंने कहा नियम किसने बनाया? बोले हमने बनाया। क्यों? एयर कंडीशन का बनाया था। जमीन पे जाकर के आया, उनको पता चला सरकार के बने हुए नियम ही जनता के खिलाफ थे। मैंने कहा ना आप ब्लॉक के सीएम हैं, मुझे बता के आप कैसा सीएम मेरा काम करता है बताओ। उन्होंने फिर सारे नियम बदले, रेगुलेशंस बदले, और उनको लगा कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और सचमुच में दिसंबर एंड तक इतना बढ़िया काम हो गया। और मैंने जनवरी में आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने दिल्ली में दुनिया के सभी एम्बेसीज को बुलाया था, क्योंकि सभी देशों ने मदद की थी गुजरात को। और मैंने देखा कि 22 जनवरी से दुनिया भर का मीडिया वहाँ पहुँचा हुआ था। और आप मीडिया देख लेना, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है उसमें, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है। तो गवर्नेंस को कैसे, वही ब्यूरोक्रेसी, वही नियम, वही फिर मैंने यहाँ आया तो क्या काम किया वो दूसरा बताता हूँ। मैंने सारे सचिवों की मीटिंग की। ये सब बड़े बड़े लोग हैं, मेरे जैसे तो सैकड़ों नेताओं को देख चुके हैं। कई लोग तो ऐसे जो 2-2, 4-4 प्रधानमंत्री देख चुके हैं। तो उनके लिए तो ये सब चना ममरा होता है, ये हकीकत है। तो मैंने मीटिंग की, मैंने कहा भाई ये काम करना है। आप लोग जब मसूरी से निकले होंगे, पहली पोस्टिंग जो आपकी हुई होगी आईएएस का, घर में बड़ी आईएएस बन गया वगैरह, मगर पहली जहाँ नौकरी की थी, जो छोटा सा एरिया रहा होगा जहाँ आपको भेजा गया होगा, मैंने कहा कि आप वहाँ वापस जाइए, उसी गांव में जाइए, हो सके तो पूरे परिवार को लेके जाइए। और उस समय कहाँ रहते थे, दफ्तर कैसा था, उस समय गांव कैसा था, ये सारा अपने परिवार को दिखाइए, खर्चा सरकार करेगी। और आकर के मुझे बताइए कि आप वहाँ से यहाँ पहुँच गए, जिस गांव को आप छोड़ के आए था वो कहाँ है। मुझे कोई क्लास नहीं लेना पड़ा, सबने आकर के कहा कि साहब हमारी आंखें खुल गई। हम 30 साल पहले जहाँ गए थे वहाँ तो वैसा का वैसा हालत है, हमारी ज़िंदगी तो बदल गई, हमारे बच्चे तो दुनिया में पहुँच गए, वो वही है। मैंने कहा किसने बनाई नीतियाँ? तो मैं उनको रियलाइज करवाता हूँ, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ
इसलिए सरकार वही, दफ्तर वही, फाइल वही, कानून वही, नियम वही, लेकिन अगर थोड़ा तरीका आप बदल दें तो स्थितियां बदली जा सकती है, और वो मैं बदल रहा हूं। मेरा पहला अनुभव दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी को तब आया जब मैं प्रधानमंत्री जनधन स्कीम लेकर के आया, और मैंने तय किया कि भाई बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था गरीबों के लिए, बैंक के दरवाजे खोलने के लिए। इंदिरा जी के भाषण सुन लीजिए आप। और सारी बैंकों को उन्होंने रातों रात जब्त कर लिया था। मैंने यहाँ देखा कि 50% इस देश के लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बैंक का दरवाजा ही देखा नहीं है। अब वो कौन है? SC, ST, OBC वही समाज है। मैंने कहा हर एक का मुझे बैंक अकाउंट खोलना है। तो सब बैंक वालों ने कहा साहब कुछ तो उन्होंने पूंजी डाली। मैंने कहा उनके पास एक पैसा नहीं है, बिना पूंजी डाला है। तो फिर बोले क्या स्टेशनरी का खर्चा होगा? मैंने कहा स्टेशनरी का खर्चा हम सरकारी बजट से देंगे, लेकिन मुझे खाते खोलने। लेकिन बोले साहब हम घोषणा कर देते हैं जो भी आएगा। नहीं, जो आएगा नहीं, ढूंढना है किसका खाता नहीं खुला, उसके घर जाना है, ढूंढ के लाओ। खैर मैंने सब बताया। हमारे अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब वो यहीं से पले बड़े थे, आप ही के बीच में, तो उनकी दुनिया तो अलग ही थी। तो उन्होंने कहा मोदी जी सब नीचे तक। मैंने कहा ऐसे नहीं भाई, मैं हर हफ्ते मीटिंग लूँगा, और मैं कहा आपको भी बैठना होगा। तो करीब 30-40 अफसरों को हर हफ्ते मैं बुलाता था, बताओ भाई आज कितने अकाउंट खुले, कौन सी बैंक का कितना पा। अरे बोले साहब प्राइम मिनिस्टर कैसे करता है? मैं कहा ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही है। और पहली बार भारत सरकार के अधिकारियों को पता चला कि काम करने वाली सरकार का मतलब ये होता है। और फिर मैंने बैंक के लोगों से बातें की। मैं एक एक ब्रांच को फोन करता था जी कि भाई बताओ तुम्हारे यहाँ काम क्यों ढीला है। कोई अच्छा करता तो उसको फोन करता है, यार तुमने बड़ी मेहनत की, तुम्हारे इलाके के तो सारे बैंक अकाउंट खुल गए, कैसे किया? तो मैं करीब 3 महीने उसमें लगा रहा, और आज मुझे गर्व है कि मेरे देश के हर गरीब का बैंक में अकाउंट है जी। और उसके कारण ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है जी। अगर वो न होता, अच्छा जब मैं पहले खाते खुलवाता था लोगों को लगता था यार मोदी जी के दिमाग में किसी ने भर दिया है। उनको मालूम नहीं है कि मोदी की डिजाइन बहुत लंबी होती है। उस समय सिर्फ खाते खोलता था, मैं आज उसकी जिंदगी बदल रहा हूं उसके माध्यम से। और आज लाखों करोड़ रुपया बैंकों के उनके नाम पे जमा है जी, जो कभी बेचारे घर में अनाज के अंदर छुपा करके रखते थे पैसे, और कभी पति की आदत, ये दिल्ली जैसी सरकार हो, किसी को शराब पिलाने की आदत डाल दी हो तो वहां से वो पैसे भी मार लेता था। तो मैंने कईयों की जिंदगी बचाई है जी। उन्होंने तो अच्छा किया था, एक के साथ एक बोतल फ्री। इसका कारण है कि उनको हर बोतल देखी है, उसमें सोनिया गांधी जी जो कर रही हैं वो राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जो कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही शरद पवार, ममता बनर्जी, ये सब नेता अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। आप जितनी अथाह मेहनत, आपकी मेहनत के मुरीद तो आपके विरोधी भी हैं। हम सभी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर आप इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर कोई राजनीति में, अभी जितने दलों के आपने नाम दिए, ये दल ऐसे हैं जिनमें 3 विशेषताएं कॉमन है ये इंडिया अलायंस में, और उनको जोड़ने का कारण भी है। ये सभी गौर सांप्रदायिक हैं, गौर जातिवादी हैं और गौर परिवारवादी हैं। अब ये हिंदुस्तान में हर किसी के मन में सवाल उठता है। कुछ लोग अलग तरीके की बुद्धि, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से, ऐसे पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतनी मेहनत काहे कर रहे हो, क्यों मर रहे हो यार, 10 साल हो गए। मुझे एक नेता मिलने आए थे एक बार, बहुत बड़े लीडर, पहली टर्म में मेरे आखिरी 5वां साल था। बोले मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इससे आगे क्या होता है दुनिया में, इतनी मेहनत क्यों करते हो, ऐसा मुझे कहा था। क्योंकि उनके एक ही प्रकार की सोच में से देश की राजनीति चली है। मैं समझता हूं कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं,
वे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करते हैं, मैं भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करता हूँ। वे भी अपने परिवार के लिए करते हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए करता हूँ। उनके परिवार में 5-6 लोग हैं, तो उनको 5-6 लोगों के लिए मेहनत करनी होती, तो उतने घंटे में चल जाता है। मेरे परिवार में 140 करोड़ है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेरे परिवार में भी 5-6 होते तो मुझे भी कुछ नहीं करना, इधर से 2-4 इंटरव्यू दे देता, रजत शर्मा को जरा चाय पिला देता, मेरी गाड़ी चल जाती। लेकिन मैं 140 करोड़ मेरे परिवारजन के लिए जीता हूं और इसलिए मेहनत भी करता हूं। उनकी जिंदगी, उनके सपने, और मैं कहता हूं आपके सपने, ये मेरा संकल्प है और मेरा पल पल आपके लिए है, मेरा पल पल देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं कि 24/7 फॉर 2047। मोदी जी, आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। ऐसा है कि मैं अभी भी मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है, वरना मैं जिस जिंदगी से निकला हूं वहां आने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है जी, कोई रास्ता नहीं जो मुझे यहां ले आए। ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है, मुझे भेजा है, और मेरा मार्गदर्शन भी परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, मुझे रास्ता भी परमात्मा स्वयं दिखा रहे हैं। परिश्रम का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का जो जज्बा है वो भी परमात्मा स्वयं की कृपा से मिलता रहता है, और उसी को लेकर मैं करता हूं। और मुझे पक्का लगता है कि विकसित भारत 2047 तक का टारगेट ये भी ईश्वर ने ही मुझसे करवाया है, और जब तक पूरा नहीं होगा वो मुझे वापस नहीं बुलाएगा। और आज दुनिया में कहीं और जगह नहीं है मेरे लिए, यही है। क्योंकि हिंदुस्तान को दुनिया के लिए भी कुछ करने के लिए देश का, आप अगर विवेकानंद जी को पढ़ा होगा, श्री अरविंद को पढ़ा होगा, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक पर्पज को लेकर के देश है जो विश्व कल्याण उसके ही हाथों से होना है। मोदी जी, आपके लिए एक व्यूअर ने 4 लाइनें लिख के भेजी हैं। इन्होंने लिखा है को लेकर के देश है जो विश्व कल्याण उसके ही हाथों से होना है। मोदी जी, आपके लिए एक व्यूअर ने 4 लाइनें लिख के भेजी हैं। इन्होंने लिखा है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। हवाओं से कह दो आजमा के दिखाएं, बहुत दिए बुझाए हैं, एक दिया जला के दिखाएं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं सबका, बहुत धन्यवाद। मोदी जी, जब आप सामने आते हो तो जनता में इसी तरह का जोश दिखाई देता है, उत्सव का माहौल बन जाता है। क्रिएटिविटी का उदाहरण देखिए, लिखा है, बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है, और देश में मोदी की लहर है। मैं स्वयं इतना दौड़ धूप में रहता हूं कि इन चीजों तरफ मेरा ध्यान बहुत कम होता है। इतना तो पक्का है कि देश का जो युवा है उसका जो क्रिएटिव माइंड है, बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। ये जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। मोदी जी, पहले भी हमने प्रधानमंत्री देखे हैं, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश में गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि दुनिया के लीडर जो अपने आप में ताकतवर हैं, जिनको किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बारे में इतने प्यार से, इतनी दीवानगी से बोलते हैं, और पुतिन का ये कहना कि मोदी किसी के आगे झुकते नहीं। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा
कि पहले कोई प्रधानमंत्री जाते थे तो पता नहीं चलता था कि गए हैं, और वापिस आते थे तब भी पता नहीं चलता था कि आ गए क्या। दूसरा, इसमें मोदी नहीं है, ये हम भ्रम न फैलाएं और न हम भ्रम में रहें। मोदी शायद निमित्त हो सकता है और बोलने में शायद सरल है, इसलिए सरलता से उपयोग हो जाता होगा, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। ये जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। मोदी जी, पहले भी हमने प्रधानमंत्री देखे हैं, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश में गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि दुनिया के लीडर जो अपने आप में ताकतवर हैं, जिनको किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बारे में इतने प्यार से, इतनी दीवानगी से बोलते हैं, और पुतिन का ये कहना कि मोदी किसी के आगे झुकते नहीं। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि पहले कोई प्रधानमंत्री जाते थे तो पता नहीं चलता था कि गए हैं, और वापिस आते थे तब भी पता नहीं चलता था कि आ गए क्या। दूसरा, इसमें मोदी नहीं है, ये हम भ्रम न फैलाएं और न हम भ्रम में रहें। मोदी शायद निमित्त हो सकता है और बोलने में शायद सरल है, इसलिए सरलता से उपयोग हो जाता होगा, लेकिन ये जो कुछ भी करिश्मा है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, भारत के सामर्थ्य का है। और मोदी ने 2013 में जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया था, तो फिर मुझे लोग उसी रूप में मेरे से हर चीज पूछने लगे, मेरा एनालिसिस करने लगे। तो मेरी एक जो आलोचना होती थी मीडिया में, अगर आप लोग देखेंगे तो, अरे यार ये तो स्टेट में से आ रहा है, इसको न पूरे हिंदुस्तान की समझ है, ये दुनिया को कैसे अपनी बात को करेगा, ये दुनिया में कैसे अपनी बात ले जाएगा, दुनिया के साथ क्या करेगा। फिर जब टीवी मीडिया का दौर शुरू हुआ, चर्चाएं होने लगी, मेरे इंटरव्यू होने लगे, तो घूम फिर के ये सवाल आता था, भाई कि आपको तो कोई अनुभव नहीं है, आप करेंगे क्या विदेश नीति में। अब चुनाव हिंदुस्तान का था, लेकिन सबने, इकोसिस्टम ने फोकस ग्लोबल बना दिया था, ताकि मोदी उसी में फंस जाएगा, यहाँ तो अच्छी तरह खेल लेगा। तो मैंने तब एक वाक्य कहा था विदेश नीति के संबंध में, मैंने कहा वो तो देश की एक कंटिन्यूटी होती है, लेकिन जहाँ तक मोदी का सवाल है, अब देश न आंख झुका के बात करेगा, न देश आंख उठा करके बात करेगा, लेकिन ये देश आंख मिलाकर बात करेगा। और मुझे कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि मैं तो कभी लेकिन सबने, इकोसिस्टम ने फोकस ग्लोबल बना दिया था, ताकि मोदी उसी में फंस जाएगा, यहाँ तो अच्छी तरह खेल लेगा। तो मैंने तब एक वाक्य कहा था विदेश नीति के संबंध में, मैंने कहा वो तो देश की एक कंटिन्यूटी होती है, लेकिन जहाँ तक मोदी का सवाल है, अब देश न आंख झुका के बात करेगा, न देश आंख उठा करके बात करेगा, लेकिन ये देश आंख मिलाकर बात करेगा।
और मुझे कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि मैं तो कभी चाय बेचता था, ये देश दुनिया के इतने बड़े आदमी हैं, एक चाय वाला क्या करेगा, जाके चाय परोसेगा और क्या करेगा। लेकिन मेरे मन में जब भी मैं दुनिया के बड़े बड़े महारथियों को मिला, जरा वो हाइट बॉडी में भी ज़्यादा होते हैं, कलर स्किन भी बड़ी उनकी प्रभाव पैदा करने वाली होती है, लेकिन जब मैं मिलता हूं तो मैं मोदी नहीं होता हूं। जब मैं हाथ मिलाता हूं तब मुझे पता होता है कि 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। और जब मैं 140 के मिजाज में ही चलता हूं तब मुझे दुनिया बहुत छोटी लगती है। मुझे लगता है मेरे देश के पास कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। मैं इस विश्वास से भरा हुआ होता हूं और उसका प्रभाव तो होता ही होता है। सामने वालों को लगता है यार ये कल तो ऐसी कोई बात नहीं करता था, पहले तो कोई ऐसे खड़ा भी नहीं रहता था, ये तो यूं खड़ा रहता है। तो फिर भी उनका भी सोचना बदल जाता है जी। हमें भी अजीब लगता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पहले मोदी जी हम लोग परेशान रहते थे पाकिस्तान से, यहाँ आए मार के चले गए, यहाँ आए मार के चले गए, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। मुद्दा वो नहीं है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे कि कसाब को, यानी कसाब ने हमारे देशवासियों को नहीं मारा था, हमारे देशवासियों ने ही हमारे देशवासियों को मारा था। पाकिस्तान की फेवर में, कसाब की फेवर में मेरे देश के एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही है, जब 26/11 हुई तब वो पावर में थे, उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए कि ये कोई पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है, बहुत दर्द होता है। मुझे मेरी वहां से खबर आए कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ठिकाना मारा। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूं जी, यहां वाले क्यों रोते मैं समझ नहीं रहा हूं। यहां वालों ने एक और ऐसी बात कही थी, जब राम मंदिर बन के तैयार होने वाला था तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रेन में राम भक्तों को ले जाएंगे और पाकिस्तान की मदद से उस ट्रेन के ऊपर गोले बरसाएंगे, लोग मर जाएंगे, दंगे होंगे और फिर मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे। अब दंगे तो नहीं हुए, कोई ट्रेन भी नहीं जली। अब जाकर उनको किसी ने पूछना चाहिए कि भाई आप कोई दवाई ववाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कोई मेडिकल चेकअप कराया कि नहीं कराया, कोई तो पूछो जाके भाई। चलिए आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन उनकी हेल्थ का तो पूछो। हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ठिकाना मारा। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूं जी, यहां वाले क्यों रोते मैं समझ नहीं रहा हूं।
यहाँ वालों ने एक और ऐसी बात कही थी, जब राम मंदिर बन के तैयार होने वाला था तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रेन में राम भक्तों को ले जाएंगे और पाकिस्तान की मदद से उस ट्रेन के ऊपर गोले बरसाएंगे, लोग मर जाएंगे, दंगे होंगे और फिर मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे। अब दंगे तो नहीं हुए, कोई ट्रेन भी नहीं जली। अब जाकर उनको किसी ने पूछना चाहिए कि भी आप कोई दवाई ववाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कोई मेडिकल चेकअप कराया कि नहीं कराया, कोई तो पूछो जाके भाई। चलिए आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन उनकी हेल्थ का तो पूछो, उनकी बीमारी क्या है ये तो पूछो, क्योंकि ऐसी बातें ऐसे नहीं निकलती भाई, कोई स्वस्थ मनुष्य थोड़ा करता है। तो सचमुच में आप जैसे लोग और आप लोगों की पहुंच हर जगह पे होती है, जरा पूछो तो भाई, अब तबीयत ठीक है ना, ये पूछना चाहिए। हम क्योंकि पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे, वहां के लोग के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने देखे। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हम क्योंकि पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे, वहां के लोग के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने देखे। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसा है, उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। इसमें बात आई सेक्युलरिज्म की। आपने जहां पर हमारा चंद्रयान उतरा उसका नाम शिव शक्ति स्थल रख दिया। ये देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज में वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता है। कोई मुझे कहे कि शिव शक्ति से इतराज क्या है जी, इस सृष्टि के नियंता है। और मेरा गुनाह ये कि मैंने कहा कि चंद्रमा पर जहां पर मेरा चंद्रयान लैंड किया था उस पॉइंट का नाम मैं किसी भी बीजेपी के नेता का रख सकता था, कोई मुझे मना नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वो परंपरा बनाई थी। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने शिव शक्ति रखा। तो वो इनके दिमाग पर ऐसा उसका असर था, बोल तो पाए नहीं, लेकिन बाद में कोई 1 साल के बाद उन्होंने बयान दिया कि हिंदू में जो शक्ति है ना, मैं उस शक्ति को नष्ट कर दूंगा। अब वो मुझे पता है यार, उस दिन का जहर वहां तक पड़ा हुआ है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मैंने शिव और शक्ति दोनों बोला है, और शिव में जहर पीने की ताकत भी तो बहुत होती है। मोदी जी, इमरान खान को शिकायत है, उन्होंने बताया कि मैं जब प्रधानमंत्री बना तो आपको फोन किया, आपसे उन्होंने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूं, सच बोलता हूं। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए इतना बार हमने लड़ाइयाँ लड़ ली, हर बार आपकी पिटाई हुई, आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं। ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़ें, हम अपने अवाम का भला करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच बोलता हूं, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। ये बात हुई थी।
पाकिस्तान में समस्या ये मैं अनुभव से, मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है। मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के, अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सब से भी बात की है। एक बात ज़्यादातर उभर करके आती है कि भाई आघात करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले वो अपनी ये समस्या सुलझा दें। आपने समस्या सुलझा दी, घर में घुस के मारा। आखिरकार जब उनको हमने सबूत दिए, बार बार दिए, और जब घटना घटती है तो इतनी प्यार से, इतनी मीठी बात करते हैं जी, आप भी सोच। और इसलिए आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है। साथियों, अंग्रेजों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा, भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा। और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानुसी बताया गया, भारतीय पोशाक को अनप्रोफेशनल करार दिया गया, भारतीय त्योहार संस्कृति को इरेशनल कहा गया, योग आयुर्वेद को अनसाइंटिफिक बता दिया गया, भारतीय आविष्कारों का उपहास उड़ाया गया। और ये बातें कई कई दशकों तक लगातार दोहराई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा वही पढ़ाया गया। और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। साथियों, गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं उसका कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई ग्लोबल पावर हाउस कहता है। एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं। लेकिन साथियों, आज भारत की जो तेज ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा, क्या कहीं पर आपने सुना इसको कोई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकोनॉमी, तेज ग्रोथ कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत 2-3% की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमी